ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, बेसिक चार्ज देखा। ठीक है, अभी आपको रिलेट करना है चार्ज से ज्यादा, तो आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि बचपन में गेम खेलते हैं, कुर्सी में बैठाल देते हैं और कपड़े मारते हैं कि नहीं मारते हैं, देखा है कि नहीं देखा है, कि कुर्सी में बैठाल देंगे और कपड़ा मारेंगे, और है ना, किसी ने किया है, मेरे साथ एक बार किया था किसी ने। ठीक है, तो कपड़ा मारते रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे, तो उससे होता क्या है, उस कपड़े से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉडी में चार्ज हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है, रगड़ रहा है कपड़ा, फ्रिक्शन आ रहा है, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर आखिरी में जब उसको छूते हैं तो टच से बोलता है, चट से बोलता है कि नहीं बोलता है, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिसको कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग समझ में आया? चलो छोड़ो वो सब बात। तो अभी हम लोगों ने चार्ज को समझ लिया है, थोड़ा फील लेके समझ लिया कि कैसे रब करके उठा लेते हैं चीजें, चार्जिंग, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करता है। समझ में आया? एक और चीज बताना भूल गए, चार्ज में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज लेके आएंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब ये कोई चीज मैग्नेट तो है नहीं जो चिपक जाएंगे, ये क्या है, चार्ज है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चार्ज के बारे में स्टडी करी और चार्ज के बारे में बताया कि देखो चार्ज क्या है, कि हर एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि ये क्लोथ है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कॉटन से बना हुआ है, ठीक है, इसका कलर ये है, तो क्लॉथ की प्रॉपर्टी चार्ज भी है, हालांकि ये साइंटिफिकली प्रॉपर्टी है। आमतौर पे तो हमको दिख रहा है कि क्लॉथ में ये कपड़ा है, ये कलर है, और ये इसका अंदर और भी चीजें देखोगे तो हवा इससे अच्छी पास होती है, कॉटन का अच्छा कपड़ा है, लेकिन है क्या कि इसके अंदर चार्ज की भी प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है, इसका कुछ मास होगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो कूलम्स ने जो चार्ज के बारे में स्टडी करी और चार्ज को यूनिट दी कि यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक लॉ दिया। लॉ क्या दिया कि ये बताया कि जब दो चार्ज हमारे पास होंगे तो उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा। कूलम ने क्या दिया, फोर्स के बारे में बताया। अरे फोर्स आप लोग जानते हो ना, फोर्स जानते हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाए हम किसी पर तो क्या होता है कि वो फोर्स, जैसे कि अभी हम खड़े हुए हैं तो हम पर ग्रेविटी क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है कि हम यहाँ जमीन पे रहें, जमीन हमको ऊपर के लिए फोर्स लगा रही है कि तुम जमीन पे सलामत रहो। ठीक है, अगर जमीन हमको नॉर्मल फोर्स ना लगाए तो हम नीचे धंसते चले जाएं, ग्रेविटी हमको ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगाए तो ग्रेविटी ना हो तो कहीं ना कहीं उड़ रहे हो। ठीक है, तो हर तरीके से अपोजिट एक्शन और रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, तो कूलम्स लॉ ने क्या बताया कि जब दो चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, दो चार्ज होते हैं तो उनके बीच में फोर्स कैसे लगता है। तो सपोज करो कि एक चार्ज हमारा यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, और एक चार्ज हमारा यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर। कितनी है, आर। ठीक है, तो कूलम ने एक लॉ दिया, एक कानून दिया, एक नियम दिया, ठीक है, कि उससे ये पता चला कि इनके बीच में ये आपस में कितनी फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे को जुड़ने के लिए या एक दूसरे को धक्का देने के लिए। धक्का कब देंगे, जब ये अपोजिट चार्ज होंगे। जब ये अपोजिट चार्ज होंगे तो धक्का देंगे नहीं, सेम चार्ज होंगे तो क्या होंगे, रिपेल करेंगे। तो किस फोर्स से रिपेल करेंगे, ठीक है, अगर अपोजिट चार्ज है तो किस फोर्स से ये अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, तो धक्का कैसे देंगे, तो उसको निकालने के लिए कूलम ने एक लॉ दिया। कूलम ने कहा कि जो दो चार्ज हैं वो क्या होते हैं, फोर्स उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है तुमको, कि अगर हम कहें कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन से, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन, यानी कि चार्जेस के प्रोडक्ट से। इसको बोल दिया Q1 और इसको बोल दिया Q2, तो चार्जेस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Q1 Q2। ये क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर ये चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा। अगर हमारे पास चार्ज यहाँ पे समझ लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के 10 आ रहा है तो फोर्स की वैल्यू भी बड़ी होगी। अगर चार्ज का मल्टीप्लिकेशन 20 आ रहा है तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा फोर्स। इसी वजह से बोला गया कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किनके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के मल्टीपल के। फिर कूलम्ब ने कहा, क्या कहा कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनका बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, आर, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने कहा
कि हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/16 टाइम्स घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो फोर्स घटेगी। समझ में आया कि अगर ये फोर्स बढ़ेगी तो ये हमारा घटेगा, अगर आर डिस्टेंस हमारी दूर हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, हाँ, अरे डिस्टेंस अगर दूर हो गई तो आर ये बढ़ गया, ये घट जाएगी। भैया अगर इन दोनों को दूर दूर कर दिया जाए तो आर बढ़ जाएगा ना, ये हमारा बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ेगा तो ये एक घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज कूलम्ब ने एक लॉ दिया, कानून दिया, और फिर उसके बाद एक फॉर्मूला फॉर्म कर दिया जिसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स का फोर्स फॉर्मूला या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, वो एक फॉर्मूले से दे दिया। क्या कहा कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट टर्म आ गया के, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या बन गया, फोर्स इक्वल्स टू हो गया, जैसा हमने बताया क्यू, कूलम्ब ने क्या किया, Q1 और Q2 का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक टर्म आ गया के, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया कि ये कूलम्ब ने क्या फॉर्मूला दिया कि अगर दो चार्ज हमारे पास रखे होंगे Q1 और Q2, तो उसमें बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स इक्वल्स टू होगा के Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या है, चार्ज है, पहला चार्ज, Q2 क्या है दूसरा चार्ज है, और आर स्क्वायर मतलब कि उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और के क्या है, यहाँ पर के को बोला गया कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब इसकी एक फिक्स वैल्यू है और ये चेंज नहीं होगी। समझ में आया, वेरिएबल मतलब क्या होता है कि वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पे Q1 50 भी हो सकता है, कहीं पे 40 होगा, कहीं पे 10 होगा, कहीं पे कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि के की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसको क्या बोला, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाओ, फीलिंग पे जाओ। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब क्या, ये प्रोपोर्शनल था कि नहीं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट मिल गया जिसको बोला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसकी यूनिट क्या होगी सपोज करो इसकी यूनिट क्या होगी, आर को उधर भेज दिया हमने, ठीक है, और Q1 Q2 को नीचे भेज दिया, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, आर, आर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। फिर नीचे क्या आ रहा है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, सी, न्यूटन मीटर पर कूलम, क्या होती है, न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक है। अब चार्ज चार्ज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। नीचे क्या है कि एक कूलम्ब और दो कूलम्ब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो C इंटू सी, सी स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, R और R मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी R एक मीटर में होगा, दूसरा R और R स्क्वायर बन जाएगा तो यानी कि मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यानी क्या हुआ, इसी से तो निकाल लिया, के को यहां रखा, आर को उधर भेज दिया, आर स्क्वायर को, Q1 Q2 को नीचे भेज दिया, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन लिख दिया, ऊपर क्या मल्टीप्लाई में आर यानी रेडियस, रेडियस नहीं यानी कि डिस्टेंस लिया जा रहा है, डिस्टेंस क्या होती है, मीटर में होती है, और मीटर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे चार्ज रख दिया, भाई चार्ज नीचे आ जाएगा ना, तो Q1 Q2 यानी कि चार्ज दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो के की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम्ब स्क्वायर। सो ये क्या था, हमारा कूलम्ब्स लॉ था। इन्होंने क्या किया कि एक लॉ दिया, एक कानून दिया। कानून क्या दिया कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, उन दो चार्ज में भाई सेम चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो रिपेल और अट्रैक्ट हो रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स की वैल्यू होगी, तभी तो वो कर पा रहे होंगे। अरे हम लोगों ने फोर्स का चैप्टर पढ़ा था कि इतने मास में हम इतना धक्का लगाएंगे तो कितना फोर्स होगा, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था।
तो अब ये है कि ये किस फोर्स के साथ रिपेल करेंगे, किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कूलम ने दो बातें बताई कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, चार्ज के मल्टीप्लीकेशन से होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, उनके बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि आर उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, और फोर्स की हमें पता है कि फोर्स का जो यूनिट होती है वो न्यूटन आती है। तो यहाँ पे जितना भी आंसर रखेंगे, जो भी चार्जेस दिए जाएंगे, उसका आंसर क्या आएगा, फोर्स इक्वल्स टू इतना न्यूटन। अब हमने कहा कि के क्या है, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये कूलम लॉ था, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन? Don't forget to like, comment, and subscribe.